हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली रात में आपकी 8 बजे बिल्कुल धुआंधार क्लास हो रही है, जिसमें हम आपको कवर कर रहे हैं सीडीपी। और ये क्लासें बिल्कुल एकदम निःशुल्क हैं, बिल्कुल एकदम फ्री हैं, जिसे आपको डेली रात में 8 बजे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आपको डेली रात में 8 बजे जुड़ना है वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, कोई भी टेट हो, वहाँ के लिए आपके सीडीपी जहाँ भी पूछी जाती है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग देख भी रहे हैं कि बिल्कुल पॉइंट वाइज ही चल रहे हैं। इसके पहले जो है ना, हमने काफ़ी सारी क्लासें पढ़ा दी हैं। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, देखिए आपको ऐसे समझाया जा रहा है, आपको ही अपनी लाइफ से रिलेट करके समझाया जा रहा है यहाँ पे। और क्लासें भी बिल्कुल फ्री हैं, तो देखने में मुझे नहीं लगता कि कुछ बिगड़ता होगा आपका। तो आप सारी क्लासें बिल्कुल एकदम फ्री में हैं, तो सभी देखिएगा और देखिएगा कि कैसे आपको कितनी जल्दी हर चीज़ सीखने को मिलती है, कितनी जल्दी आपको हर चीज़ याद हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। पिछले तक क्लास हमने लास्ट क्लास में लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में बताया था। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है आपका न्यू टॉपिक वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे से इस तरह से जुड़े रहते हैं कि आगे जाकर हम ये पता लगा लेते हैं, मतलब ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर वंशानुक्रम है और कहाँ पर वातावरण है। ठीक है, इसलिए ये जो संबंध है ये बीज और मानसून की तरह होता है। जैसे विकास पर, मतलब जैसे विकास जब होता है, पेड़ जब बन जाता है, बीज से जब पेड़ बन जाता है, तो उसका किस तरह से विकास होता है, वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल बीज से पेड़ हो जाएगा। उसके लिए वातावरण और मतलब मानसून की भी दशा बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी वो बीज अच्छे से पनप पाता है। ऐसा नहीं है कि केवल बीज है तो उससे अच्छा निकल आएगा पेड़, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसको समय समय पर बाहर से पानी मिलेगा, वातावरण की मतलब धूप लगेगी, ये सब चीज़ें जब मिलेगी उस बीज को, तभी वो अच्छे से पनप पाता है। मतलब कहा जाए तो किसी भी बीज को पनपने के लिए, चाहे वो मनुष्य का बीज हो या फिर पेड़ वाला बीज हो, कोई भी बीज हो, किसी भी मनुष्य को, किसी भी विकास को परिपक्व होने के लिए वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी होना ज़रूरी होता है। ठीक है, दोनों की आवश्यकता होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वंशानुक्रम और वातावरण क्या किसी विकास के लिए 50-50% यूज़ होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 50-50% यूज़ नहीं होते हैं, ये गलत है। देखिए, दोनों का गुणात्मक होता है, मतलब वंशानुक्रम गुणे वातावरण, दोनों का ही गुणात्मक योगदान होता है किसी भी बच्चे के विकास के लिए। ठीक है, ना हम 50-50 कह सकते हैं, ना हम 80-20 कह सकते हैं, ना ही हम 20-80 कह सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है वंशानुक्रम। पहले हम वंशानुक्रम के बारे में देखते हैं कि आखिर वंशानुक्रम क्या है, इससे कैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम वंशानुक्रम को देख लेते हैं। तो ये जो आप गुणसूत्र देख रहे हैं ना, ये जो आपका फिगर बना हुआ है, ये देख रहे हैं ना कि आपके जो मतलब गुण होते हैं वो कैसे, जीन्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। माता का 50% मिलता है, ये पिता लिखा है, पिता का 50% मिलता है एंड मदर का 50% मिलता है। तो 50-50 इनका मिलता है। और जो पिताजी के भी मम्मी पापा होते हैं, मतलब दादा दादी, तो दादा दादी का हमारा 25% हो जाता है। फिर ऐसे ही इसको बांट दिया जाता है, ऐसे ही 12.5 ऐसे करके मतलब बटा होता है। ठीक है, तो समझिएगा कि कैसे क्या होता है, यही आपका वंशानुक्रम होता है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखिए, आपकी माता पिता पूर्वजों से आने वाली पीढ़ियों को जन्म से ही मिलने वाला जो गुण होता है वो वंशानुक्रम होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसी को, माता पिता या फिर पूर्वजों से। देख रहे हैं ना, हमने आपको चित्र में भी दिखा दिया। पूर्वजों से आने वाली पीढ़ियों को
आने वाली पीढ़ियों को जन्म से ही जो गुण मिल जाते हैं, जन्म से ही गुण प्राप्त होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं हम? वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहले हमने डायग्राम से समझा दिया, फिर हमने आपको लिख के भी बता दिया। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए, इसके कुछ फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है, सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि बालक का जो लिंग निर्धारण होता है कि बच्चा होगा या फिर बच्ची होगी, मतलब लड़का होगा या फिर लड़की होगी, इसका जो लिंग निर्धारण होता है वो माता के द्वारा नहीं होता है। वो किसके द्वारा होता है? वो पिता के द्वारा होता है। तो आप याद कर लीजिए पहला पॉइंट डाल के कि जो मतलब बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है, लिख लीजिए बच्चे का लिंग निर्धारण। यहाँ हम हर चीज़ पढ़ेंगे बहुत क्लियरली। ठीक है, लिंग निर्धारण जो होता है वो किससे होता है? वो पिता से होता है, ना कि माता से। ठीक है, ये समझ गए? जैसे आज की धारणा बनी हुई है ना कि अगर किसी की बार बार लड़की हो रही है या फिर बार बार लड़का हो रहा है तो दोष माँ को देने लगते हैं कि इसी की वजह से है कि लड़की हो रही है, बार बार लड़का हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पिता के ऊपर होता है। अब कैसे होता है इसको भी डिफाइन करते हैं। देखिए, जो पिता मतलब कि जो बॉय होता है, समझिएगा, पिता बाद में है, वो पहले बॉय है, एंड माता वो बाद में है, पहले वो गर्ल है। ठीक है, तो जो बॉय होता है उसके अंदर जो पाए जाते हैं वो होते हैं एक्स वाई, एंड जो गर्ल होती है उसके अंदर पाया जाता है एक्स एक्स। ठीक है, फिर बाद में ये बॉय ही जाकर पिता बन जाता है, तो इसके अंदर क्या है? एक्स वाई है, एंड जो गर्ल है वो फिर जाके क्या बन जाती है? माता बन जाती है। ठीक है, समझिएगा, बहुत क्लियरली बता रहे हैं। बॉय के अंदर एक्स वाई होता है और बॉय ही आगे चलकर पिता का रूप ले लेता है। ठीक है, और गर्ल जो होती है वो ही आगे चलकर माता का रूप ले लेती है और इसके अंदर एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, जब इन दोनों का मिलन होता है, बॉय एंड गर्ल आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, तब क्या होता है कि देखिए, लड़की के पास से तो एक्स और एक्स ही निकलने हैं, लेकिन बॉय के पास एक्स भी है, वाई भी है, लेकिन लड़की से हमें क्या मिलेगा? केवल एक्स ही निकल के आएगा। समझिएगा, केवल हमें लड़की से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? केवल हमें एक्स ही निकल के आएगा लड़की से। लेकिन बॉय क्या करता है? बॉय के अगर निकल के एक्स आ गया तो ये लड़की हो जाती है। क्या हो जाती है? ये लड़की हो जाती है। लेकिन फिर से लड़की से एक्स ही निकलेगा, लेकिन अगर बॉय से वाई आ गया तो क्या हो गया? एक्स वाई हो गया। तो इन दोनों के मिलने से क्या हुआ? यहाँ से लड़का पैदा हो गया। ठीक है, तो समझ गए आप कि बॉय कैसे मतलब जिम्मेदार होता है, पिता कैसे जिम्मेदार होता है इन सब के लिए। ठीक है, क्योंकि लड़की के पास तो एक्स और एक्स ही है, वो केवल एक्स ही निकाल सकती है, लेकिन बॉय के अंदर दोनों चीज़ें हैं, एक्स भी है, वाई भी है। अब वो वाई देता है या फिर एक्स निकालता है, कैसे होता है हमने आपको पूरा पोस्टमार्टम करके बता दिया। अब आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट जो है उसको समझिएगा। दूसरा पॉइंट है कि पिता के पास सिर्फ 23 जोड़ों में एक्स वाई गुणसूत्र, जबकि माता के पास 23 जोड़ों में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसलिए पिता के 23वें गुणसूत्र को लिंग सूत्र कहते हैं। समझिएगा, जो पिता का गुणसूत्र होता है 23वां, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। देखिए, जो टोटल आपके मतलब गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं, है ना? 23 जोड़ी होते हैं। तो 23 जोड़ों में से जो आपके होते हैं, मतलब जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र का होता है। ठीक है, समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इन गुणसूत्रों में 1000 तक जीन्स जुड़े होते हैं जो माता पिता के गुणसूत्रों के गुणों के वाहक होते हैं। ठीक है, कितने जीन्स होते हैं? लगभग 1000 तक जीन्स चिपके रहते हैं जो माता पिता के गुणों के वाहक होते हैं। कि जैसे माता अगर गोरी है तो बच्चा भी गोरा हो जाता है, पिता अगर काला है तो बच्चा भी काला हो सकता है। तो इस तरह से 1000 तक जीन्स होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बना करता है हीमोफीलिया और वर्णांधता, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया है एंड सेकंड है
वर्णांधता, ये दोनों जो हैं ये जन्मजात होते हैं, मतलब ये वंशानुक्रम से इफेक्टेड होते हैं। ये दोनों वंशानुक्रम से हमें गुण मिल सकते हैं, समझिएगा। हीमोफीलिया अगर किसी को है तो हो सकता है उसकी संतान में भी हीमोफीलिया का गुण देखने को मिले, ठीक है। वैसे ही वर्णांधता में। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि वर्णांधता का जो रोगी होता है वो किस किस कलर में अंतर नहीं कर पाता, तो याद रखना है वो हरा प्लस लाल में अंतर करना नहीं जानता, ठीक है। और हीमोफीलिया को राजघरानों की बीमारी कहते हैं, इसको भी लिख लीजिए, राजघरानों की बीमारी कहते हैं। क्योंकि पता है ये जो मतलब हुआ था ना, पहली बार हुआ था वो इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसको ये बीमारी हुई थी सबसे पहली बार हीमोफीलिया, इसलिए इसको राजघरानों की बीमारी भी कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका फिर आएगा कि जो आपका माता का 21वां गुणसूत्र होता है उसके जो मतलब देखिए 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 23 जोड़ी में से जो आपका 21वां जोड़ा होता है अगर वो अलग नहीं हो पाता तो संतान में जो बीमारी हो जाती है उसको हम डाउन्स सिंड्रोम कहते हैं। कौन से गुणसूत्र से? 21वें जोड़े से न अलग होने पाने से कौन सी बीमारी? डाउन्स सिंड्रोम हो जाती है, ठीक है, समझ गए। एंड फिर दूसरा है कि पिता के द्वारा एक अतिरिक्त मतलब एक्स गुणसूत्र प्राप्त होने से जो प्राप्त संतान होती है ना वो क्लीनफिल्टर सिंड्रोम होता है, समझिएगा। पिता द्वारा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र प्राप्त होने से जो संतान होती है उसमें कौन सा गुण होता है, उसमें मतलब कौन सी बीमारी हो जाती है, उसमें क्लीनफिल्टर सिंड्रोम होता है। मतलब कि जैसे वैसे तो पिता एक्स वाई दे सकता है, ठीक है, उसने एक एक्स दे दिया लेकिन साथ में एक और एक्स आ गया इसके से, तो जो मतलब तो जो संतान में विकृति समझ में आएगी वो कौन सी होगी? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए लिख देते हैं, अगर अतिरिक्त आ गया तो क्या है? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ये पिता में है, ठीक है, ये पिता में है, ये माता में है। आगे चलते हैं। और गुणों के वाहक क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, सभी जानते हैं। और एक और चीज़, हाँ, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है कि आँखों का रंग पूछा जाता है कि आँखों का रंग कैसा होता है। अगर किसी की आँखें कंजी हैं, किसी की आँखें भूरी हैं, किसी की आँखें बिल्कुल डार्क काली हैं, तो ये किस पर इफेक्ट करता है? तो इसमें ना वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कंजी आँख वाले का बच्चा भी कंजी आँख हो, ठीक है, तो इसमें वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से जो फैक्ट देखे वो हमने आपको बता दिए, यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अब चलते हैं आगे। तो कुछ अच्छा एक सेकेंड यहीं पर बता देते हैं कि सही क्रम पूछा जाता है, वंशानुक्रम का जो सही क्रम है, वंशानुक्रम का सही क्रम पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही क्रम पहला लिख लीजिए, पहले आता है आपका अंडाणु, ठीक है, फिर उसके बाद बनता है, फिर आता है शुक्राणु होता है, और जब इन दोनों का मिलन हो जाता है तो क्या होता है? युग्मनज बनता है। एंड इसके बाद क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट होता है। ये क्रम बहुत पूछा जाता है, इसको भी लिख लीजिए, ये भी इसी चैप्टर का ही पार्ट है, ठीक है। तो पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक समस्या किसी को समझ में तो आया ना सभी को? चलिए अब देखिए इससे जो रिलेटेड मतलब वंशानुक्रम से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए, तो पहली परिभाषा आप लिखेंगे रूथ बेंटिक्ट की, जो बहुत पूछी जाती है। पहली है रूथ बेंटिक्ट की, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहली परिभाषा में क्या लिखना है कि माता पिता से जो संतान होती है उनसे जो प्राप्त गुण होते हैं उन्हीं को हम वंशानुक्रम कहते हैं। इन्होंने कहा है, रूथ बेंटिक्ट ने। तो क्या है? माता पिता, हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ठीक है। माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों को गुणों का हस्तांतरण लिख लीजिए सीधे, गुणों का हस्तांतरण क्या कहलाएगा? हाँ, हस्तांतरण
वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, समझ गए। एक और पूछा जाता है, एक और क्या, भी 2-3 परिभाषाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जेम्स ड्रेवर की, किसकी, जेम्स ड्रेवर की है। इसने क्या कहा है, इनकी भी बहुत पूछी जाती है। ये कहते हैं कि माता पिता के शारीरिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण क्या है, माता पिता के शारीरिक विशेषताओं का हस्तांतरण क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, ये रूथ बेंटिक्ट की हो गई और ये जेम्स ड्रेवर की हो गई। अब और आती है, इसको मेट देते हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आती है आपकी बी.एन. झा की। कौन सी, बी.एन. झा की आती है। तो इन्होंने क्या बताया है, इनकी लिखिए जल्दी से फटाफट से। इन्होंने कहा है वंशानुक्रम एक व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। लिखिए फटाफट से, वंशानुक्रम एक व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, बी.एन. झा ने कहा है। आगे चलते हैं सॉरी चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रहा है वुडवर्थ। आगे आते हैं आपके भाई साहब वुडवर्थ आते हैं। तो क्या है, आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट परिभाषा दी है कि वंशानुक्रम में वे सभी तत्व शामिल होते हैं जो बालक के जन्म के समय उपस्थित होते हैं। इन्होंने कहा है वंशानुक्रम में वे सभी तत्व शामिल हैं, वे सभी तत्व शामिल हैं जो बालक के जन्म के समय उपस्थित थे, जो बालक के जन्म के समय उपस्थित थे। ठीक है, समझ चाहिए। ये बी.एन. झा ने बोला, ये वुडवर्थ ने बोला है। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, हर पॉइंट को बहुत सही तरीके से हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो परिभाषाएं थी वो हमने आपको बता दी। अब हम चलते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत की तरफ। कुछ सिद्धांत हैं वंशानुक्रम के, उनको देख लेते हैं। तो पहला सिद्धांत है आपका अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है, अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। ठीक है, इसको समझिए। इस सिद्धांत को जो दिया है ना, वो देने वाले हैं आपके कौन, लैमार्क। इसको किसने दिया है, इसको लैमार्क महोदय ने दिया है। तो इस सिद्धांत में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है विकासवाद के जो जनक हैं, ये आपके जो लैमार्क है ना, ये विकासवाद के जनक हैं। ठीक है, याद रखना है। इन्होंने जिराफ का अध्ययन करके ये बताया था कि जिराफ के जीन्स द्वारा वातावरण में अर्जित जो गर्दन है उठाने का गुण अगली पीढ़ी तक पहुंचता गया, इन्होंने ये बताया था। यही है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। ठीक है, मतलब कि जो, ठीक है चलिए, हाँ ठीक है जाइए, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट आता है आपका, दूसरा है जैव सांख्यिकी का नियम। कौन सा, जैव सांख्यिकी का नियम। अब इसमें चलते हैं तो देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें बोलता है, इसको दिया है फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने दिया है इसको, इसको दिया है गाल्टन भाई साहब ने। इन्होंने क्या कहा है, सुजनन, और ये पता है गाल्टन जो है ना, ये सुजनन शास्त्र के जनक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सुजनन शास्त्र के जनक कौन है, ये फ्रांसिस गाल्टन है। ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि संतान को माता पिता से 50% और दादा दादी से 25% और परदादा परदादी से जो आपका है तो 25 का आधा करेंगे क्या आएगा, 12.5।
ठीक है, 12.5% और उसका भी आधा करेंगे 6.5%। ऐसे मतलब कि आधा 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 करते करते चला जाता है आपका, ऐसे आपको गुण प्राप्त होते हैं। ये इन्होंने सांख्यिकी का नियम दिया। अभी हमने पीछे दिखाया था ना आपको जो चित्र वंशानुक्रम का, बस वही चीज़ इन्होंने दी है गाल्टन महोदय ने। ठीक है, तीसरे सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा सिद्धांत आता है आपका, तीसरा आता है अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। अभी हमने वितरण का नियम पढ़ा था, ये है अवितरण का नियम। चलिए देख लेते हैं, इसको किसने दिया है, इसको दिया है बीजमैन ने। देखिए पीछे हमने पढ़ा था अर्जित गुणों के वितरण का नियम, मतलब कि जो मतलब जिराफ था उसका अध्ययन करके लैमार्क ने बताया था कि जिराफ के जीन्स द्वारा जो वातावरण में अर्जित गर्दन उठाने का गुण है वो अगली पीढ़ी तक चला जाता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि माता पिता का कोई भी गुण संतान को प्राप्त नहीं होता है। इन्होंने कहा था माता पिता का जो गुण है वो संतान को नहीं प्राप्त होते हैं। और इन्होंने किस पर से जो मतलब प्रयोग किया था, किस पर किया था, तो चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। किस पर, चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है, अर्जित गुणों के अवितरण का नियम आपने समझ लिया। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका मेंडल का नियम। ये क्या कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के एक पादरी थे मेंडल। ठीक है, इन्होंने इनको ना पता है आनुवांशिकी का जनक भी बोलते हैं। किसका, आनुवांशिकी का जनक किसको कहते हैं, मेंडल महोदय को। और इन्होंने कहा, इन्होंने जो है ना वो मटर और साथ साथ में चूहे, इन दोनों पर भी प्रयोग किया था। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि समान समान को जन्म देता है। जैसे जो है मतलब जैसे हाथी का बच्चा है तो हाथी ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि हाथी का बच्चा बिल्ली को जन्म दे दे। तो इन्होंने कहा है समान समान को जन्म देता है। ठीक है, और असमान असमान को जन्म देता है। भिन्न, और इन्होंने भिन्नता का प्रत्यागमन भी बताया था। ठीक है, आप समझते जाइएगा। भिन्नता का प्रत्यागमन मतलब कि जैसे माता पिता हैं, उसकी माता पिता होशियार हैं लेकिन बच्चे हो जाएं बिल्कुल गधा छाप। ठीक है, तो ये होते हैं आपके, ये सब आपके मेंडल ने बताए थे। आगे चलते हैं, इनको बस समझते जाइए। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन बनेगा वहाँ हम बताएंगे। आगे आता है बीज कोश का सिद्धांत, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो इनमें इसको जो मतलब बताया है, इसको जो बताया है इसको भी आपके बीजमैन ने ही बताया है। और इन्होंने कहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बदलती रहती हैं लेकिन जो उनका बीज है वो एक ही रहता है। संतानें जरूर बदलती रहती हैं लेकिन जो उनका मूल बीज होता है वो एक ही रहता है, उसी से संतानें प्रस्फुटित होती रहती हैं। ठीक है, और एक संतान वैज्ञानिक रूप से गलत होता है। ठीक है, कि मतलब एक संतान है ऐसा कुछ नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बदलती रहती हैं लेकिन मूल जो है उसका बीज होता है। आगे चलते हैं। अब कुछ व्युत्पन्न नियम हैं जो मतलब अलग से निकाले गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो क्या है, पहला संयोग का नियम है। पहला है संयोग का नियम। इसमें क्या होता है कि बच्चे को माता पिता से मिलने वाले गुणों की मात्रा या बालक का लिंग निर्धारण पहले से निश्चित नहीं किया जा सकता है। ये होता है कि लड़का होगा या लड़की। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है आपका मातृ पितृ पक्ष का जो नियम है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि संतान के आनुवंशिक गुण कुछ माता और कुछ पिता के पूर्वजों से आते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कुछ माता के पूर्वज कुछ पिता के, वही चीज़ जो हमने चार्ट दिखाया आपको। फिर नेक्स्ट सिद्धांत आता है आपका विषमता का सिद्धांत। कौन सा, विषमता का सिद्धांत। इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि मतलब बालक में कुछ ऐसे भी आनुवंशिक गुण होते हैं जो ना तो माता के पास होते हैं ना ही पिता के पास होते हैं। ठीक है, ये गुण बालक को दुनिया के किसी भी दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं, इसलिए ये अद्वितीय गुण होते हैं। इसे ही विषमता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे बच्चे में कुछ अलग ही गुण देखने को मिल जाए, ना वो माता के पास हो ना पिता के पास हो, कुछ विशेष गुण मिल जाए, वो आपका विषमता का सिद्धांत कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है आगे आता है कि वंशानुपर, आगे क्या है, हाँ,
वंशानुक्रम पर जो कुछ अध्ययन हुए हैं उनको देख लेते हैं आप। तो देखिए मतलब क्या कहते हैं, कुछ अध्ययन किए गए हैं, जैसे डगडेल और गोडार्ड का अध्ययन हुआ है। लिख लीजिए पहला नंबर डगडेल, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। डगडेल एवं गोडार्ड का अध्ययन। तो इसमें क्या बताया, इन्होंने क्या बताया कि इन दोनों ने मतलब ज्यूग और कालिकाक परिवार का अध्ययन किया था। डगडेल ने कौन से परिवार का अध्ययन किया, ज्यूग परिवार का, और गोडार्ड ने कालिकाक परिवार का अध्ययन किया था, ठीक है। ये पूछा जाता है कि किसने कौन से परिवार का अध्ययन किया, ठीक है, याद रखना है। और इन्होंने अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला था कि चरित्र पर वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव होता है। इन लोगों ने क्या बताया था कि जो चरित्र होता है आपका, उस पर वंशानुक्रम का बहुत इफेक्ट पड़ता है, मतलब वंशानुक्रम से ही आपका चरित्र निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। ये थी बात डगडेल और गोडार्ड की। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आते हैं आपके भाई साहब गाल्टन, जिसको अभी हमने पढ़ा था, सुजनन शास्त्र के जनक कहते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया है, इन्होंने 977 सफल प्रयोग किए थे और इतने ही असफल प्रयोग किए थे, ठीक है। और इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि सफलता असफलता पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, इन्होंने ये बताया था। फिर आगे आते हैं, इन्होंने बताया थॉर्नडाइक। अब आते हैं आपके थॉर्नडाइक महोदय, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इन्होंने कुछ बच्चों का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला था कि जो मूल शक्तियां हैं, जैसे बुद्धि ग्रहण शक्ति, जैसे मतलब मानसिक शक्ति, और ये सब जो है ना, इन पर भी मतलब वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं आपके प्रोफेसर विंशिप महोदय। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इन्होंने जो है ना, इन्होंने एडवर्ड वंश का मतलब अध्ययन किया था, एडवर्ड वंश पर अध्ययन किया था, और करके इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि सामाजिक स्थिति पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से ये सब देखे हमने। एक और आते हैं, उसको भी देख लीजिए, लास्ट है आपके क्लीन वर्ग। कौन है, क्लीन वर्ग का सिद्धांत अध्ययन। इन्होंने अपने अध्ययन में क्या किया, इन्होंने क्लीन वर्ग ने मतलब जो है अमेरिका की जो श्वेत जाति है और जो अश्वेत प्रजाति है, इनके बच्चों का अध्ययन किया था, ठीक है। और जो हर श्वेत प्रजाति है वो अश्वेत प्रजाति के बच्चों से बुद्धि लब्धि जो है कम होती है इनकी, मतलब जो श्वेत प्रजाति होती है उनकी बुद्धि लब्धि थोड़ी कम होती है अश्वेत प्रजाति से, ठीक है। निष्कर्ष निकाल कर क्या कहते हैं, जब इनका वातावरण एक सा है तो आने वाले अंतर पर प्रजाति को वंशानुक्रम प्रभाव दिखाया है, ठीक है। जो प्रजाति है उनकी, उन पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सरल शब्दों में आपको समझाया है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं आपके वातावरण की तरफ। तो अब हमने वंशानुक्रम आज पढ़ लिया है, अब हम इसका वातावरण जो है इसको हम पढ़ेंगे कल। क्या करेंगे, अब हम कल हम पढ़ेंगे वातावरण के बारे में। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि देखिए हम जैसे समझा रहे हैं ना, बहुत क्लियर लैंग्वेज में समझा रहे हैं और बहुत आसान शब्दों में, कि आपको ज़्यादा टफ ना लग पाए कोई चीज़, ठीक है। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, और दोस्तों तक शेयर करना भूलिएगा मत, सभी तक शेयर कर दिया करिए, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे वातावरण के बारे में। ज़्यादा लंबी क्लास ना हो इसलिए हम ज़्यादा खींचते नहीं हैं, जो बिल्कुल मतलब उसका निचोड़ होता है, निष्कर्ष होता है, उसी को हम डायरेक्ट बता देते हैं, फालतू घुमाते नहीं हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में।